स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चला हुआ था अधिगम। अधिगम की सीरीज को आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है शारीरिक कारक। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी क्लास। शारीरिक कारक के अंदर बच्चे का रूप, रंग, उसकी योनि, उसका लिंग क्या है, थकान कितनी उस पर प्रयोग हो रही है, उसकी अंगहीनता है कि नहीं है, उसका आयु कितनी है और बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। यानी शारीरिक कार्य के अंदर ये सारी बातें आएंगी। ये बच्चे का रंग, रूप, लिंग, उसकी थकान उसको प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है, बच्चा अंगहीन तो नहीं है, कितनी बच्चे की आयु है, क्योंकि आयु के अकॉर्डिंग भी बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है और अलग अलग स्टेजेस पे उसका आयु का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। कुछ कारक हमारे मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। ये सारे कारक आपके शारीरिक कारक थे जो शरीर से संबंध था। अब आपका मन से विज्ञान वाला यानी मनोवैज्ञानिक कारक वो होते हैं जिन पर मन से रिलेशन होता है। ऐसे कारक जो मनुष्य में समाहित होते हैं, यानी कि मन, यानी कि जो दिखते नहीं हैं, मन में समाहित होते हैं, मनुष्य के अंदर समाहित होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। जैसे आपकी विवृत्ति कैसी है, बच्चे की रुचि कैसी है, बच्चे की आदत कैसी है, उसके जीवन मूल्य कैसे हैं, बच्चा मूल प्रवृत्ति का कैसा है, उसके संवेग कैसे हैं, अभिरुचि अभिक्षमता कैसी है, बच्चे की बुद्धि कैसी है, या उसमें जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, भावना ग्रंथियाँ कैसी हैं। ये सारे ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के मन में समाहित होते हैं। बाहर से हम इस चीज़ को नहीं देख सकते। ये सारे कारक मनोवैज्ञानिक कहलाएंगे, आंतरिक कारक कहलाएंगे, बाहरी कारक में से कोई सा भी नहीं है। पहले आपका वृत्ति, दूसरा रुचि, फिर आदतें, फिर जीवन मूल्य, नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति को हम स्विंग भी बोल सकते हैं। अभिरुचि, अभिरुचि का दूसरा नाम अभिक्षमता, अभिरुचि का दूसरा नाम अभिक्षमता, फिर बुद्धि और लास्ट वन भावना ग्रंथियाँ। स्टूडेंट्स, कुछ अन्य कारक है उनको भी जान लेते हैं। अभिप्रेरणा है, इच्छा शक्ति है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी है। स्टूडेंट्स, तो पहले आपके कुछ अन्य कारकों में आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में स्टीफेंस ने बताया है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन होते हैं उनमें अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि स्टीफेंस महोदय बताते हैं कि शिक्षक के पास इतने भी साधन होते हैं जिससे शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक सरल और प्रभावी तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत करता है। उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है आपका अभिप्रेरणा, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा प्रेरित होगा उतना ही ज़्यादा वह अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। अभिप्रेरित बच्चे का जो सीखना है वो लॉन्ग टर्म तक रह पाएगा, क्योंकि उसको अपना उद्देश्य पूरा करना होता है। इसे सबसे पहले आपका जो सीढ़ी है अधिगम की वो क्या है, अभिप्रेरणा है। और यही स्टीफेंस महोदय ने बताया है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा को अधिगम की शुरुआत अधिगम के लिए अनिवार्य है। अधिगम का सबसे उत्तम आधार, अधिगम की सुनहरी सड़क। देखो 4 डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से कि अभिप्रेरणा को ही अधिगम की शुरुआत, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति, अधिगम का सबसे उत्तम आधार और अधिगम की सुनहरी सड़क। ये क्वेश्चन आ चुका है स्टेट में कि अधिगम की सुनहरी सड़क किसको बोला गया है। तो अधिगम की सुनहरी सड़क बोला गया है अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को। स्टूडेंट्स, फिर आपका अगला पॉइंट है इच्छा शक्ति। कार्य को करने की एक आंतरिक इच्छा होती है कि ये कार्य मेरे को करना ही है, जो बच्चे को एक आंतरिक बल प्रदान करती है। जो आंतरिक इच्छा होगी, आंतरिक बल प्रदान करने से बच्चा उस कार्य को सरलता से, आसानी से, जल्दी से कर लेगा। इसलिए यह पॉइंट आपका इच्छा शक्ति कहलाएगा। फिर है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अरस्तु महोदय ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। ये डेफिनेशन मेन हो जाती है अरस्तु के कारण, क्योंकि सभी को वैसे पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मन निवास करेगा। लेकिन किसके द्वारा कही गई है बात, अरस्तु महोदय के द्वारा कही गई है, इसलिए ज़्यादा फेमस हो जाती है कि अरस्तु ने क्या कहा। अरस्तु महोदय ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, इसीलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों से संबंध रखती है। आगे है थकान भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है।
बच्चे का ध्यान को अवधान से भी हम जान सकते हैं। चिंतन शक्ति, बच्चे की रुचि, बच्चे की स्मृति, शिक्षक संबंधी कारक, उसकी विषय वस्तु, परिपक्वता, यानी कि अलग अलग कारकों के अंदर अभिप्रेरणा आता है, इच्छा शक्ति आती है, फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आएगा, फिर थकान, बच्चे का ध्यान अवधान, चिंतन शक्ति, बच्चे की रुचि, उसकी स्मृति, शिक्षा संबंधी कारक, उसकी विषय वस्तु, और लास्ट वन है बच्चे में परिपक्वता। जितना ज़्यादा बच्चा परिपक्व होगा उतना ही अच्छी प्रकार से बच्चा उसको सीख पाता है। तो परिपक्वता भी अधिगम में एक मेन रोल अदा करती है स्टूडेंट्स। फिर है अधिगम के प्रकार कि अधिगम होता कितने प्रकार से है। तो स्टूडेंट्स, अधिगम में सबसे पहला आपका ज्ञानात्मक है। मैंने अभी आपको बताया था अधिगम के 3 पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा था क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक था। अब हम एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पक्ष कौन सा है? ज्ञानात्मक अधिगम। याद कैसे करोगे? ज्ञानात्मक अधिगम, यह अधिगम का सबसे मुख्य प्रकार है। बौद्धिक विकास व ज्ञानार्जन की सभी क्रियाओं पर प्रयोग होता है, क्योंकि ज्ञान से जुड़ी होंगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ज्ञानात्मक अधिगम पड़ा है। इसके जो प्रकार हैं वो आगे देखो ज्ञानात्मक के। सबसे पहला है प्रत्यक्ष पारक सीखना या प्रत्यक्ष अधिगम। किसी चीज़ को सामने देखकर, जो हमारे सामने होती हैं, उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर अवलोकन करके सीखना हमारा प्रत्यक्षात्मक परख सीखना या प्रत्यक्ष अधिगम होता है स्टूडेंट्स। जब हम किसी वस्तु को सामने पाते हैं, उसे देखकर, उसको छूकर, उसको सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस प्रकार का हमारा अधिगम प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहा जाता है। यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसको देखकर, छूकर, सुनकर, सामने से जब हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, आपका प्रत्यय अधिगम। प्रत्यात्मक या प्रत्यय अधिगम क्या कहलाता है? जब बच्चा प्रत्यक्ष ज्ञान तो अर्जित कर लेता है तो वह चिंतन, तर्क और कल्पना के आधार पर मूर्त ज्ञान को अमूर्त भी सीख लेता है। यानी पहले बच्चा देखकर सीखेगा तो वो ज्ञान आपका मूर्त ज्ञान कहलाएगा, लेकिन मूर्त ज्ञान के बल पर ही बच्चा अमूर्त वस्तुओं का भी अध्ययन करना सीख जाता है। तो यह अमूर्त ज्ञानार्जन की एक प्रत्यात्मक अधिगम कहलाता है स्टूडेंट्स। यानी जब बच्चा प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करके चिंतन, तर्क और कल्पना के आधार पर मूर्त ज्ञान को भी अमूर्त बनाकर सीख लेता है, तो वह अमूर्त ज्ञानार्जन का एक प्रत्यात्मक अधिगम कहलाता है। यानी कि प्रत्यय के द्वारा, कंसेप्ट के द्वारा, इमेज के द्वारा बच्चा किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में नॉलेज लेना ही आपका एक प्रत्यात्मक या प्रत्यधिगम कहलाता है। उसको देख के ही सीखेगा, अपने दिमाग के, माइंड के कंसेप्ट के द्वारा उसका एक इमेज बनाएगा कि ये चीज़ ऐसी होगी, तो इस प्रकार का अधिगम अमूर्त अधिगम कहलाएगा। तीसरा है साहचर्यात्मक अधिगम। जब पुराने ज्ञान या अनुभव को नए ज्ञान के साथ जोड़कर सीखा जाता है। जब पुराने ज्ञान या अनुभव को नए ज्ञान के साथ जोड़कर सीखा जाता है तो साहचर्यात्मक अधिगम कहलाएगा स्टूडेंट्स। पुराना ज्ञान, अनुभव को नए ज्ञान के साथ जोड़कर सीखा जाएगा तो साहचर्यात्मक अधिगम कहलाएगा। यानी कि नए ज्ञान को सीखना तो है, लेकिन पीछे वाले ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करके तब उसको सीखना है, तो इस प्रकार का ज्ञान आपका साहचर्यात्मक अधिगम कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके अधिगम के प्रकार में ज्ञानात्मक अधिगम के 3 प्रकार थे। सबसे पहले प्रत्यक्ष अधिगम आपका मूर्त अधिगम भी कहला सकता है। दूसरा प्रत्यात्मक या प्रत्यय अधिगम आपका अधिगम तो कहलाएगा, लेकिन अमूर्त अधिगम कहलाएगा। तीसरा साहचर्यात्मक अधिगम आपका है जब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखा जाएगा तो वो अधिगम आपका साहचर्यात्मक अधिगम कहलाएगा बच्चों। दूसरा प्रकार है भावात्मक अधिगम। देखो, पहला ज्ञान के साथ जुड़ा था, दिमाग के साथ।
अब यह बच्चे के संवेग के साथ जुड़ा है, क्योंकि भाव जो होते हैं वो संवेग के साथ ही संबंध रखते हैं। तो इसका संबंध बच्चों की कोमल भावनाओं से होता है। यह न तो ज्ञान प्राप्ति न ही कौशल, यह तो बच्चे की रुचि से, क्योंकि भाव जो जुड़े हैं बच्चे के संवेग से जुड़े हैं और संवेग बच्चे की रुचि से जुड़े हैं। तो भावात्मक अधिगम आपका बच्चे की रुचि से संबंध होता है। इसमें प्रेम, घृणा, रुचि, अरुचि आदि सारी भावात्मक क्रियाएं आती है स्टूडेंट्स। देखो, भावात्मक अधिगम का संबंध बच्चे की कोमल भावनाओं से होगा। इसमें न तो ज्ञान प्राप्ति और न ही कौशल, यह तो बच्चे की रुचि से संबंध रखेगा। इसमें प्रेम, घृणा, रुचि, अरुचि आदि सारी भावात्मक क्रियाएं आती हैं। तीसरा है आपका क्रियात्मक अधिगम। इस अधिगम में कोई कौशल प्राप्त किया जाता है। नृत्य, खेल, संगीत, ड्राइंग, मॉडल बनाना आदि इसी मॉडल के तहत आते हैं। यानी कि इस अधिगम के द्वारा बच्चा क्रिया करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? क्रियात्मक अधिगम रखा गया है। इस अधिगम में कोई कौशल प्राप्त किया जाता है, जैसे नृत्य करना, ये क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। खेल है, संगीत है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, किसी चीज़ का मॉडल बनाना, ये सारे कौशल आपके क्रियात्मक अधिगम के अंदर ही आते हैं स्टूडेंट्स। फिर आगे कौशल प्राप्ति के चरण या सोपान कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, कौशल प्राप्ति के चरण या सोपान हैं। सबसे पहले कौशल प्राप्त करने के लिए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के बाद उद्देश्य, उद्देश्य के बाद प्रदर्शन या उसको हम बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, फिर है अभ्यास का शुद्धिकरण और फिर है पुण्य अभ्यास। तो कौशल प्राप्ति के चरणों में सबसे पहले हमें तैयारी करनी होती है। तैयारी के बाद हमें उसका उद्देश्य देखना होता है। उद्देश्य के बाद प्रदर्शन, फिर अभ्यास का शुद्धिकरण और फिर आएगा आपका पुण्य अभ्यास। अधिगम की विधियाँ स्टूडेंट्स, करके सीखना सबसे महत्वपूर्ण विधि आपकी करके सीखना ही मानी गई है। फिर निरीक्षण करके सीखना, वाद विवाद की विधि, आगमन निगमन विधि, फिर दोनों का मिश्रित विधि, सामूहिक विधियों से सीखना या सम्मेलन व विचार गोष्ठी के द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि से सीखना, डाल्टन की विधि, किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी यह विधि, बेसिक महात्मा गांधी के द्वारा दी गई विधि का नाम क्या है? बेसिक विधि है। तो देखो स्टूडेंट्स, अधिगम की बहुत सारी विधियों में करके सीखना सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, वाद विवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और दोनों की मिश्रित विधि। नेक्स्ट है सामूहिक विधियों से सीखना, सम्मेलन विचार गोष्ठी भी हो सकती है, प्रोजेक्ट बना के बच्चों को सिखाना, डाल्टन विधि। नेक्स्ट है किंडरगार्टन, फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी और लास्ट वन इज बेसिक मेथड, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स। फिर आपका अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? अधिगम के सिद्धांतों में आरंभ में प्राचीन विधियों से ही ज्ञान प्राप्त किया जाता था, कि शुरू में जो प्राचीन विधियां हैं उन्हीं से बच्चे का ज्ञान प्राप्त किया जाता था, जो केवल और केवल एक सिद्धांतिक ज्ञान माना गया था। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने इस सोच को बदल दिया और आरंभ में शिक्षक केंद्रित थी। सिर्फ शिक्षक ने जो कुछ सिखाना है अपने हिसाब से सिखाना है, बच्चे के दिमाग में ठूसना है, डंडे के पल पर शिक्षा थी। तो आरंभ में शिक्षा अगर देखी जाए तो शिक्षक केंद्रित थी, छात्र केंद्रित तो दूर दूर तक भी नहीं था। 20वीं सदी में शिक्षा फिर क्या हो गई? छात्र केंद्रित हो गई। देखो, शिक्षा छात्र केंद्रित कब आकर हुई? 20वीं सदी में। इसमें अधिगम के सिद्धांतों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है स्टूडेंट्स। देखो, आरंभ में प्राचीन विधियों से ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता था, केवल सिद्धांत के बेस पर ही ज्ञान था। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने इस सोच को बदला। आरंभ में शिक्षा अगर पूछी जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या थी स्टूडेंट्स? शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन 20वीं शताब्दी में पोस्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बच्चे को सभी को पता है कि अब शिक्षा जो हो चुकी है वो छात्र केंद्रित हो चुकी है। लेकिन कब हुई? 20वीं शताब्दी में हुई छात्र केंद्रित।
इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, दो भागों में कौन कौन से में बांटा गया है, अधिगम का साहचर्य सिद्धांत और अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। दो प्रकार के सिद्धांत हैं, एक आपका अधिगम का साहचर्य सिद्धांत है, एक अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत है। तो एक एक करके देख लेते हैं। अधिगम के साहचर्य सिद्धांत, इस मत में वैज्ञानिकों का मानना है कि उद्दीपन अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, इस मत में वैज्ञानिकों का मानना है कि उद्दीपन अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसका आधार क्या होता है, पुनर्बलन है। उत्तेजक अनुक्रिया के बीच में जो क्रिया होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, तो व्यक्ति नए व्यवहार का अधिगम करना सीखेगा और सीखने या अधिगम के साहचर्य जो अधिगम के सिद्धांत है वो हम कल अगली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। और उनमें आपका सबसे पहला सिद्धांत होगा थोरनडाइक महोदय का भूल एवं प्रयास का सिद्धांत स्टूडेंट्स। तो अधिगम के साहचर्य अधिगम के जो बाकी सिद्धांत हैं, पावलोव का है, कोहलर का है, चिंपैंजी बंदर पे आपका जो वर्दीमरकोफ का है, ये सारे हम कल एक एक करके स्टडी करेंगे और ये सारे आपके अधिगम के साहचर्य सिद्धांत के अंदर आएंगे स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक द क्लास।